नमस्कार साथियों, व्यापार कारोबार टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं रजत ठाकुर, आपका फ्रेंड, आज लेकर के आया है एक ऐसा मुद्दा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट दोनों साथ कैसे चल सकते हैं। मशीन्स की हीट, मशीन्स का पॉल्यूशन, हमने जो धरती में पॉल्यूटेड पानी या पॉल्यूटेड केमिकल जो डाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंट सेफ्टी की। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री में जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज मैं स्वागत करूंगा हमारे साथ पर्यावरण संरक्षक के फाउंडर गौरव अरोड़ा जी का। तो सर, आज का पहला सवाल है आपसे कि ऐसा कुछ इंसिडेंट जहां आपको लगा कि हाँ, मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ करना है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से आपकी स्टार्टिंग हुई। रजत जी, मैं बताऊंगा, ये तकरीबन 2021 की बात है, जब हम पहला एक पौधा लगाने के लिए हम लोग घर से निकले थे। हमारा एक 3-4 जनों का ग्रुप बना। हम लोग ने सोचा कि कुछ प्लांटेशन करें, शायद 1 या 2 पौधे लगाएंगे। तो जब पहला पौधा गए थे लेकर, खोदा हमने जब ग्रीन बेल्ट में, तो हमने क्या देखा कि जब खोदा तो तकरीबन 1 फुट तक प्लास्टिक या रैपर्स, जो ये कचरा इकट्ठा होता वही मिला हमारे को। तो वहाँ पर मुझे लगा कि शायद हमने जो स्टडीज़ में पढ़ा था कि अर्थ की 7 लेयर्स होती हैं, मुझे वो लगा कि शायद हम लोगों ने एक 8वीं लेयर भी अब बना दी है, जो कि प्लास्टिक है या रैपर्स है या कचरा है, उसकी एक लेयर्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तब रियलाइज वो लगा कि हमको यहाँ से अब जो है खाली पेड़ नहीं लगाने हैं, पॉल्यूशन को भी साथ में ख़त्म करना है। अगर पॉल्यूशन ख़त्म नहीं होगा तो खाली पेड़ भी हमें नहीं बचा पाएंगे। हमारे को दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पॉल्यूशन ख़त्म होए। जो ये पॉल्यूशन है, ये ना केवल एयर पॉल्यूशन है, बल्कि जो सॉइल का पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों में इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। सर, अब मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन हैं और आपने कैसे स्टार्ट किया और इसके अलावा आप करते क्या हैं। मैं बाय प्रोफेशन तो एक बिज़नेस ओनर हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा बिज़नेस है जिसमें हम लोग यूपीसीस का बिज़नेस करते हैं, सेल्स एंड सर्विसेज का है उसके अंदर। कोविड के बाद जो है, लाइक कोविड तक एक काफ़ी, जब हम कॉलेज लाइफ में थे तब लगता था कि यार कुछ सोशल करना है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। मन में बहुत टाइम से ये चीज़ हुआ करती थी। पेरेंट्स को भी देखा था, दादा दादी को भी देखा था कि वो लोग बहुत सोशली उसमें रहते थे। तो हमें लगा कि शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, बट वही था कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि कहाँ से इसको शुरुआत करूँ, सोशल कब करूँ, कैसे करूँ, वो कुछ समझ नहीं आता था उस चीज़ के लिए। जब कोविड की वेव आई, फर्स्ट वेव आई, तो हमारे जो नियर अबाउट एरिया था वहाँ पर गुरुद्वारे में लंगर की सेवा शुरू हुई लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली एनसीआर से लोग पलायन कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि गुरुद्वारे में कुछ लोग मिले, उन लोगों ने कुछ खाना बनाया। तकरीबन 4 से 5 हज़ार का जो पैकेट्स का खाना हम लोगों ने 2 टाइम का लोगों को देना शुरू किया वहाँ से। बहुत खूब। फर्स्ट वेव निकली सब कुछ, उसके बाद रूटीन्स वापस आने लगे लोगों के, बिजनेसेस में, ऑफिसेज में चीज़ें नॉर्मल सी होने लगी थी। लगा था कि अब शायद कोविड का फर्स्ट वेव जो है वो चला गया, बट सडनली सेकेंड वेव जब आई, विच वॉज मोर डिजास्ट्रस, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। तब हम लोग एक दिन, मैं अपनी वाइफ के साथ घर पर बैठा हुआ था, तो ऐसा ही लगा कि आई थिंक जो हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था, तब हम लोग बैठे थे, तब लगा कि यार इस बार तो और भी ज़्यादा खतरनाक हैं चीज़ें, कैसे मैनेज होगा, सब लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। लास्ट ईयर तो हम लोगों ने गुरुद्वारे में सब इकट्ठे होकर खाना बना लिया था, बट अब जो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि उसमें नहीं लगता कि हम गुरुद्वारे में इकट्ठे भी हो सकते हैं और बना सकते हैं। अब खाने की नीड हर घरों में हो रहा था कि इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी कि लोग घरों में, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दोनों पेरेंट्स हैं, उनके साथ में 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स को कोविड हो गया है, बच्चों को कोविड नहीं हुआ, बट वो अलग रूम में आइसोलेटेड है, बच्चों के लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। तब मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा अगर आप लोग सपोर्ट करो तो मेरे मन में एक चीज़ है कि हम लोग खाना बनाकर उन लोगों को दे सकें। तो उसने कहा मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मदर से बात हुई, मदर ने कहा मैं भी रेडी हूँ। उनका ये कहना था और मैंने एक फटाफट सा मैसेज बनाया, फ्लोट किया, और यकीन मानो 1 घंटे के अंदर हमारे पास 5 घरों से ऐसे मैसेजेस आ गए कि आप क्या हमारे को आज दोपहर का लंच दे सकते हो। मतलब हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे कि ऐसा भी कुछ करना पड़ सकता है हमारे को। तो वहाँ से मैंने फटाफट मार्केट गया, लंच के हिसाब से खाना बनाया, क्योंकि पेशेंट्स हैं हम, ये भी पता था, तो पेशेंट्स के हिसाब से बेसिकली खाना बनाया, और हम लोगों ने पैकिंग मटेरियल लिया, फटाफट में एक फर्स्ट मील जो देकर आया। शाम तक आते आते हमारे पास वो जो रिक्वायरमेंट थी वो 10 से 15 तक हो गई थी। तो लोगों का फ़ोन आने लगे जो सपोर्ट के लिए कि आप लोगों को अगर इसमें कुछ मदद चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे करते हुए यहाँ से जो है ना, सोशल लाइफ जो है मेरी वो स्टार्ट हुई। लोगों का बहुत ऐसे इंसिडेंट्स थे, अगर मैं उसको बताऊं तो लाइक बहुत एक लंबी वो बन जाएगी, लेकिन
लोगों का जो रोना था, जो पेरेंट्स का बच्चों के लिए, बच्चे उनके परेशान थे घरों के अंदर, एक अलग ही सिनेरियो था उस टाइम पे। बट वहाँ से मेरे को लगा कि यस, सोशल मुझे करना चाहिए, और सोशल लाइफ होने से ये रहेगा कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी लोगों की मदद करूँगा। दूसरा, कोविड के टाइम पर, उस टाइम पे जो एक चीज़ और आई सामने की ऑक्सीजन की कमी, सबसे मेजर इश्यूज रहे कि ऑक्सीजन की कमी रही, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी। समवेयर और द अदर हम लोगों ने इस चीज़ को रिलेट करा कि मैं मानता हूँ कि हम लोग को पेड़ लगाना शुरू करें हम लोगों ने वहीं से, कि ऑक्सीजन की कमी है तो हम पेड़ लगाते हैं। शायद हो सकता है कि ये पेड़ उस ऑक्सीजन की कमी को तो नहीं पूरा कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन की जो वैल्यू थी वो हम लोगों को उस दिन समझ आई थी। वहाँ से मेरे को लगा था कि हमें पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, शायद हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। एक नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, पेड़ जितने से ज़्यादा होंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। वहाँ से जो है हम लोगों ने शुरुआत करी पेड़ लगाने की। तो असली किक यानी कोविड में ही आपको मिली कि यही मुझे है कि अब स्टार्ट करनी है सोशल लाइफ, Yes. और यहीं पर ही आपको कुछ देश के लिए, जनता के लिए, अपने लिए कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने की इच्छा बिल्कुल जागी। वहाँ पर हम वही ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये कह सकते हो कि कोविड के बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट हुआ कि जहाँ पर हमें क्लिक करा इस चीज़ के तो लिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षक जो ये नाम है, इतना खूबसूरत नाम है, इसके अगर हम डिटेलिंग करें तो कह नहीं सकते कुछ, तो ये मन में कहाँ से आया है या किसने दिया नाम, जो ये हमारे आज मुहिम आपने स्टार्ट की है, पर्यावरण संरक्षक ग्रुप जो बनाया है, तो इसका नाम का कहाँ से आपने रिलेट किया या कहाँ से रखा आपने? हम 3 से 4 जने थे जिन्होंने इसके ऊपर सोचा था कि हम ऐसे प्लांटेशन करें एक, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा कि हमारे चारों तरफ बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो कि हमारी बदकिस्मती समझो कि हम लोगों ने उनको एक डंप यार्ड्स बना रखा था। 90 फुट की ग्रीन बेल्ट्स हैं हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उसके चारों तरफ, और वो चारों की साइड से बहुत अच्छे डंप यार्ड्स बने हुए हैं। सब एरिया आप बता सकते हैं कि आप किस एरिया में रहते हैं? हम सैनिक कॉलोनी में रहते हैं फरीदाबाद में, एंड सैनिक कॉलोनी के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट्स हैं जिसको आज से कुछ साल पहले एज ए डंप यार्ड यूज़ किया जाता था। सिर्फ कचरा डाला जाता था या कंस्ट्रक्शन वेस्ट डाला जाता था उनके ऊपर, या फिर सीवर का भी बहुत वेस्ट उसमें जाया जाता था। कहीं ना कहीं उसमें नाकामियां हमारे सिस्टम की भी रही और लोगों की भी रही कि इतनी अच्छी ग्रीन बेल्ट्स को उसमें कन्वर्ट किया गया डंप यार्ड में। हर बंदा चाहता है कूड़ा अपने घर के आगे ना रहे, उठा करके फेंक दिया जाए। यहाँ पर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमी है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोविजन ही नहीं दिया है या लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस ही नहीं है कि कैसे उसको निस्तारण करना है अपने कूड़े को। तो जब हम लोग ग्रीन बेल्ट्स में निकले पौधा लगाने के लिए, तो वो हमने देखा कि वो अर्थ में एक जो लेयर पूरी बनी पड़ी है प्लास्टिक की, हमने जब खुदाई करी तो वहाँ से कुछ पौधे हम लोगों ने सोचा कि फिर जेसीबी मंगवाई, उसको क्लियर आउट करवाया पहले उस एरिया को। वहाँ पर हमने तकरीबन 40 पौधे लगाए फर्स्ट गो में। उस टाइम पर हम लोगों ने कुछ लोगों को स्पेशली इनवाइट किया कि हमारे साथ आओ और पौधे लगाओ। हमने 30-40 लोगों को इकट्ठा किया, 40 लोगों के हाथ से एक पौधा लगवाया। तब ये हुआ कि आज तो 40 लोग इकट्ठे हो गए थे। जब नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा से गए उन पौधों को देखने के लिए कि सब सही है या कहीं कोई गाय वाय से किसी से कुछ पौधों को नुकसान तो नहीं हुआ है, तब देखा अगले दिन हम 4 ही जने थे, 5वां कोई भी नहीं आया था हमारे साथ में। तब हमें लगा कि शायद आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी और हमारे को जो है इस मुहिम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब लगा कि ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप का कुछ नाम भी होना चाहिए। तब हमें लगा कि शायद हम लोग सब जो है, अगर पर्यावरण की संरक्षण हर कोई करना चाहता है तो हम चाहते थे कि हम उसके योद्धा बने, और हमने अपना नाम रखा हमारे ग्रुप का पर्यावरण संरक्षक, ताकि हम एक संरक्षक हैं जो अपने पर्यावरण को बचाएंगे। और पर्यावरण की अगर मैं बात करता हूं तो पर्यावरण में केवल पौधे लगाना ही नहीं रहता है। हम ये मानते हैं कि पर्यावरण के 3 जरूरत चीज़ें हैं, वो अपना पेड़ है, जल है और मिट्टी। 3 चीज़ें ही हैं जो हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं यहाँ पर पर्यावरण में बचाने के लिए। तो हमने कोशिश करी कि सारी चीज़ों को ही हम कवर अप करें इसके अंदर, पर्यावरण संरक्षक ग्रुप के अंदर। बहुत खूब, मतलब एक फील ही अलग आ रही है आपके साथ बैठ करके। मैं आपको खुद भी बताऊँ कि जो व्यापार कारोबार टॉक्स में आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है या मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, तो इसका एक मोटिव यही है कि मैं सैनिक कॉलोनी में आया तो मैंने देखा कि हर जगह बोर्ड लगे हैं, वहीं से मैंने आपको कांटेक्ट भी किया। तो मैंने आपके काफ़ी काम खुद भी देखे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने फेंसिंग करी है। इवन आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बर्थडे सेलिब्रेट के लिए भी आप अलग अलग बंदों को बोलते हैं कि जिसको बर्थडे सेलिब्रेट करना है वो आए, अपना पौधा लगाए। ये वाली मुहिम भी मुझे पता चली,
मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा लगा। और अब मैं आपको व्यापार कारोबार टॉक्स में जो मैं लाया हूँ उसका भी मोटिव है कि हम इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री में जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप फैक्ट्री वालों को या इंडस्ट्री वालों को क्या सजेशन देंगे जिसमें कि वो इन्वायरमेंट के प्रति भी सोचें कुछ, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे ज़्यादा मिट्टी में ही मिल रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हवा में मिल रहा है, और इंडस्ट्री आज की डेट पर अगर हम बात करें सिर्फ अपना ही सोच रही है। मैं भी एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कई बार मैं भी सेल्फिश हो जाता हूँ। तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा कि हम क्या ऐसा करें या क्या नहीं जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और पॉल्यूशन भी ज़्यादा ना हो। देखो, आपने बिल्कुल ठीक जैसा भी बताया कि इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तीनों ही पोल्यूशन जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हमको इन चीज़ों को रोकना है तो सबसे पहला जो एक 3R का एक कंसेप्ट है हमारे को वो अपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 3R का कंसेप्ट है कि फर्स्ट R इज़ की रिड्यूस। हमें जो है जितना भी हम वेस्ट क्रिएट हो रहा है या जो भी हमारा कूड़ा क्रिएट हो रहा है उसको वहीं पर ही रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। सेकेंड जो हमारा आर होता है वो होता है रीयूज़। जो भी हमारा वेस्ट क्रिएट हुआ है उसको हम लोग रीयूज़ करें अपने ही फैक्ट्री के अंदर या अपने उद्योग के अंदर, ताकि उसका जो वेस्टेज है वो और हमारी कम हो जाए, जो कि लैंडफिल में चला जाएगा बाद में। और थर्ड है कि रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग करने से हमारे को यह है कि जो सही जगह पर जो हमारा वेस्ट जो बचा है वो सही जगह जाए, ताकि वो रिसाइकल होकर रीयूज़ हो सके। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मेरी फैक्ट्री में यूज़ नहीं होना, लेकिन किसी और के यहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो वो रिसाइकिल के लिए सही जगह पे चला जाएगा, तो वो हमारा जो है हमारा वेस्ट का जो पॉल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे उस चीज़ में। इस चीज़ के लिए हमारे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ कि रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या उसमें हमें सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। वहीं पर ही हमें अपनी लेबर को बताना पड़ेगा कि जब भी कोई वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, अगर उस टाइम पे वहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो कि यूज़ होते हैं वो एक वेस्ट हो गया, या कुछ मेटल पार्ट्स निकल रहा है, कुछ प्लास्टिक पार्ट निकल रहा है, तो वहाँ पर हमें कलर्स के हिसाब से बिन्स रखने चाहिए, जिसमें कि लेबर क्योंकि एक एजुकेटेड क्लास नहीं होती है तो उनको बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कलर के हिसाब से हम लोग उनको बताएंगे कि कपड़े का वेस्ट आपको येलो कलर में डालना है, मेटल का ब्लू कलर के बिन में डालना है, हजार्डस वेस्ट है तो उसको रेड कलर के बिन में डालना है, तो वहीं पर ही जब हम सेग्रीगेशन करेंगे तो वहीं पर ही हम काफ़ी हद तक तो अपना जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे। डस्ट, फ्यूम्स और नॉइज ये वर्कर की हेल्थ पे कितना असर करते हैं, और हम इसके लिए प्रिकॉशनरी मेथड्स क्या यूज़ करें जिससे वर्कर की हेल्थ को भी असर ना हो और एनवायरनमेंट भी सेफ रहे हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से। आप कुछ बताइए इस बारे में। देखो, जो डस्ट है, फ्यूम्स है, इन दोनों का तो बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है हेल्थ के ऊपर। कुछ हमारे जो उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजार्डस फ्यूम्स क्रिएट होती हैं या डस्ट क्रिएट होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा एक सीमेंट फैक्ट्री का, वहाँ पे बहुत बारीक फ्यूम वो क्रिएट होता है। और जहाँ तक जो मैंने सुना है कि लाइक जो वर्कर ने सीमेंट की फैक्ट्री में काम किया है, शायद उसका 10 साल या 8 साल के अंदर उसको दमा का वो मरीज़ पक्का बन ही जाता है। तो जो ऐसे उद्योग हैं वहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे को जो एक पीपी किट आती है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइक सब वर्कर्स को पीपी किट का देनी चाहिए एक उद्योगपति को, और साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए ताकि वो इग्नोर ना होए, प्रॉपरली वर्कर्स उसको पहने। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो भारत में देखा गया है कि लाइक एजुकेशन लेवल लो होने की वजह से लोग ये इसको समझते हैं कि ये जो हम मास्क पहनते हैं इसका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यस इसका बहुत महत्व है। ये छोटी जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अंदर इनहेल करने से हम बच सकते हैं और अपनी हम लाइफ एनहांस कर सकते हैं। पीपीई किट का जैसे आप बोल रहे हैं, अगर हम सीमेंट फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का बात करें तो वो एक बहुत मासिव लेवल की कंपनी होती है या बड़े उद्योग होते हैं। यही हम छोटे उद्योगों की बात करें तो क्या है कोई ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि आसपास वो लगाए जाएं जिससे पॉल्यूशन नेचुरली वे में क्लियर रहे? क्योंकि कई उद्योगपति बिल्कुल ही हाई लेवल के होते हैं, कई होते हैं स्टार्टअप वाले होते हैं, कोई मीडियम लेवल के भी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल है, इससे हमारे बहुत से ऐसे पौधे आते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, दूसरा जो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन पौधों को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और प्लांट के अंदर हम लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स आप लगाएंगे तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो सर जैसे अभी बात बताई आपने सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए पीपीई किट, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोअर लेवल की फैक्ट्रीज हैं या जो स्टार्टअप्स हैं या मीडियम लेवल की हैं,
तो वो तो पीपीई किट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा आप बताइए प्लांट्स या ट्रीज जो आसपास ग्रीन बेल्ट में लगाए जाए, फैक्ट्री के जो एनवायरनमेंट को क्लीन करें, या कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो आसपास के एरिया को बिल्कुल प्योरीफाई करें नेचुरल वे में। तो कोई आप प्लांट्स अगर सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग ऐसे काफ़ी प्लांट्स हैं जो हम लोग लगा सकते हैं अपने उद्योग के अंदर, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, एरिका पाम हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, रबड़ प्लांट हो गया। ये 4-5 ऐसे पौधे हैं जिनको अगर आप इंडोर भी लगाते हैं तो इनमें कोई इशू नहीं है, इजीली ये ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन के लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम और करेंगे। ये इजीली आसपास की नर्सरी में मिल जाते हैं। इजीली आसपास की नर्सरीज में भी अवेलेबल हैं। और प्लांट के में अगर ग्रीन बेल्ट्स हैं तो वहाँ पर आप बड़े पेड़ लगा सकते हो, नीम पीपल के, वो भी एक बहुत अच्छा कंट्रोल आपका करेंगे पोल्यूशन को उसमें। पीपल का तो वैसे ही आपको बताइए, बिल्कुल, पीपल का पौधा ऑक्सीजन तो 24 घंटे रहता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नीम का पौधा लगा सकते हो, नीम का पेड़ बनने के बाद वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा आपके पोल्यूशन को, डस्ट छांव की पार्टिकल्स छांव रहती है, नीम की छांव। बिल्कुल है, जो आपका जितना भी डस्ट पोल्यूशन है उसको तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा वो। चलिए बहुत सही है। इस चीज़ का ये छोटे उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्प करेगा, जो अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाह रहे हैं और जो अपने वर्कर्स की भी सुरक्षा करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो सर इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बताइए, आने वाले 5-10 साल में एनवायरनमेंट को लेकर के इंडस्ट्रीज क्या ऐसा करें जो उनको अडॉप्ट करना चाहिए, या आने वाले टाइम पे उनको करना ही पड़ेगा? तो आप मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा एक कार्बन क्रेडिट्स करके काफी नाम चर्चा में बिल्कुल है। ये वर्ड बार बार आ रहा है, बिल्कुल ये है। अनंत अंबानी के थ्रू आ रहा है ये नाम। बिल्कुल बिल्कुल, अनंत अंबानी जी ने एक वंतारा के नाम से एक पूरा एक जू बनाया है, एक पूरा जंगल सा क्रिएट करा है उन्होंने। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो अब सामने निकल कर आ रहा है कि ये कार्बन क्रेडिट्स का जो खेल है ये सारा उसके लिए किया गया है। लेकिन ये है क्या कार्बन क्रेडिट्स, ये आज भी बहुत से लोगों को अभी तक इसके ऊपर मुझे भी क्लैरिटी सीरियसली पूरी बात नहीं पता, बस मैंने नहीं सुना है। तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने स्टडी किया इसके ऊपर वो ये समझ आया हमारे को कि जो कार्बन क्रेडिट्स ये होता है कि कितना हम लोग जो कार्बन का एमिशन कर रहे हैं, कोई भी एक उद्योग, हर उद्योग किसी ना किसी तरीके से कार्बन का एमिशन कर रहा है, चाहे वो हम लाइट्स चलाकर करते हैं, फैंस चलाकर करते हैं, या इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स चलाकर कर रहे हैं, जनरेटर्स चलाकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन का एमिशन हो रहा है। अब यहाँ पर सरकार ये कहती है कि जितना हम कार्बन एमिशन करेंगे उसका उतना कंपनसेट हमारे को कहीं ना कहीं जो प्लांट्स लगाकर उसको कंपनसेट करना है। आपको आने वाले समय में या तो आपके पास अपनी उतनी ज़मीनें हो कि आप उसमें बड़े बड़े पेड़ लगाएं और वहाँ पर जितना एक पेड़, जितना एक जो अगर आपने खेत लिया है, अगर आप खेत में आपने सपोज 100 पेड़ लगाए हैं, वो 100 पेड़ कितना कार्बन कंज्यूम करते हैं और आप कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपको कंपनसेट करना होगा, आने उसको वाले बराबर टाइम में। करना होगा। मतलब आपके हिसाब से ये है कि आप जितनी पोल्यूशन या जितना भी आप एनवायरनमेंट के साथ घातक कर रहे हो तो उसका भी चार्ज भरना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये जो कंसेप्ट रहेगा ये कहीं ना कहीं शेयर्स की तरह रहेगा, शेयर्स के तर्ज पे रहेगा। इसका जो पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम इसको मेजर करते हैं वो मेट्रिक टन रहेगा, कि कितने मेट्रिक टन आप कार्बन को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना व्यवसाय को चलाने में, अपनी मशीन्स को चलाने में। उतना ही कार्बन जो मेट्रिक टन कंजम्पशन जो है, जब पेड़ जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर उतने ही सपोज मैं ये कहूँगा कि 100 पेड़ हैं, 100 पेड़ जो है वो अगर 1 मेट्रिक टन कार्बन कंज्यूम करते हैं, आपकी फैक्ट्री 1 मेट्रिक टन कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको उनसे उतना क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा एक तरीके से बार्टर सिस्टम हो जाएगा। यस, इट विल बी अ बार्टर कि आप सिस्टम। पोल्यूशन फैला रहे हो तो आपको भैया यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स लेने ही पड़ेंगे, बिल्कुल और उतना आपको दाम चुकाना ही पड़ेगा। उतना दाम चुकाना पड़ेगा, या तो आप अपने कार्बन का जो एमिशन है उसको कम कर दीजिए, और नहीं अगर वो कम नहीं कर सकते हो तो फिर आपको कार्बन। कहने का मतलब एनवायरनमेंट या इंडस्ट्रीज के लिए अगर बात करें कि अगर इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को ज़्यादा बिगाड़ेंगी या इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करेंगी तो उसके बदले उनको हर्जाना चुकाना पड़ सकता है अगले 5-10 साल के अंदर ही। बिल्कुल, आपको उसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा, या फिर आप अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए, उसको कार्बन जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर लीजिए अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो सके। क्या इतने बड़े लेवल पर इसको हम कवर कर पाएंगे जो हम ये सोच रहे हैं करने की कार्बन क्रेडिट्स? ये सिर्फ अभी एक वंतारा ने स्टार्ट की है मुहिम जो अंबानी जी ने करी है, उनके पास तो इतना बल्क में है जो उन्होंने स्टार्ट कर दी मुहिम। क्या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे उद्योग इसको कवर अप कर पाएंगे कि हम इतने कार्बन क्रेडिट्स इस बिहाफ पे कर पाएँ,
या पर्टिकुलर पेड़ पौधे लगाने से ही कार्बन क्रेडिट जीरो हो जाएंगे? इसका नहीं, क्या राय है देखो आपकी? इसमें जो है एक छोटे उद्योगपति की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो ज़मीनों की कीमत बहुत महंगी है, हम जिस इंडस्ट्रियल एरियाज में हम यहाँ पे जहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक छोटा उद्योगपति उसको कवर अप कर सकता है या इतने प्लांट्स वो लगा सकता है कि जितना वो एमिशन कर रहा है उसको कवर अप कर सकेगा। कहीं ना कहीं हमारे को डिपेंडेंट होना पड़ेगा दूसरों के ऊपर ही, जो जिसके पास ज़मीन है, जो जहाँ पर प्लांटेशन कर सकता है, बड़े पेड़ लगा सकता है, और उनसे ये कार्बन क्रेडिट्स हमारे को लेने पड़ेंगे। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी फैक्ट्रीज के अंदर ही ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे कि हमारा जो कार्बन का एमिशन है उसको हम कम कर सकें। आपको मल्टीपल चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी अपने यहाँ पर। आपको सोचना पड़ेगा कि किस मशीन से कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को, सबको इसका महत्व समझाना पड़ेगा ताकि वो लोग भी वेस्टेज को कंट्रोल कर सकें। बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि लाइक जनरली हम लोगों ने देखा है या हम लोग घरों में भी देखते हैं कि लाइट्स ऑन है तो ऑन ही रह जाती हैं, पंखे चल रहे हैं तो चलते ही रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को अपने उद्योग में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। ऑटोमेशन की तरफ जाएं मशीनों में, ताकि ऑटोमेशन होने से भी बहुत कंट्रोल होता है। यूरो 6 की तरफ आएँ। जनरेटर्स हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे वो यूरो 4 थे, उनमें पोल्यूशन ज़्यादा होता था। यूरो 6 अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब तो अपना गैस वाले जनरेटर्स भी आ चुके हैं। गैस वाले जनरेटर्स भी आ जो चुके DC हैं। सेट्स तो हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे कदम है जो हम सबको अगर उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना कार्बन का एमिशन जो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत खूब। मैं इस बात पे आपके जवाबों से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में कि इतनी नॉलेज आपने मुझे दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आखिरी सवाल एक आपसे ये पूछेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स और प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम बात करें कि जो उनके नॉर्म्स हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक फैक्ट्री वाला या एक छोटा उद्योगपति ऐसा क्या करे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी खुश रहे, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और किसी को भी नुकसान ना हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जल हो, वो भी प्रदूषित ना हो। तो ऐसा कुछ आप बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नॉर्म्स बनी है वो कहीं ना कहीं हम सबके बेनिफिट के लिए बनी है, उससे हमें भागना नहीं है। उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करके और कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो पोल्यूशन के जो कंट्रोल के जो नॉर्म्स बनी है वो जो अप्रूव्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे तो वो प्रॉपरली फॉलोअप होती हैं। जो एक अनअप्रूव्ड एरियाज़ हैं ना वहाँ पर कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विजिट करता है किसी तरीके से, ना उन्होंने कोई वहाँ के लिए कोई नॉर्म्स बनाई है। और छोटे उद्योगपति इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे अनअप्रूव्ड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज चल रही हैं और पोल्यूशन का बिल्कुल वहाँ पर कोई कंट्रोल किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। वहाँ पर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करें पहले तो हम लोग। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ में सामने आना चाहिए कि वो लोग जो अनअप्रूव्ड एरियाज हैं उनके लिए भी कुछ एक नॉर्म्स तो ऐसी रखें जो कि बेसिक पोल्यूशन है, जैसे वाटर का पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, इनको तो एटलीस्ट वो कम से कम कंट्रोल करें। बिल्कुल, इतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पानी का अगर हम देखें तो STP लगाए जा सकते हैं। अगर छोटे उद्योगपति कम से कम STP तो चलो बड़ा प्लांट हो गया, बट कहीं ना कहीं पानी को संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स ऐसी कोई चीज़ें तो ज़रूर करें छोटा उद्योगपति भी, ताकि जो पानी की कमी है या पानी का जो पोल्यूशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें वहाँ पर। गौरव जी, आपने बहुत ही उम्दा जवाब दिया। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ और इम्प्रेस भी हूँ कि छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या जो स्टार्टअप वाले हैं या जो भी उद्योगपति हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी वैलिड पॉइंट रहेगा जिससे आपसे हेल्प मिलेगी। और अब मैं साथ साथ आखिरी में बस एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जो मुझे पता है क्योंकि मैं भी आपके ग्रुप में जुड़ चुका हूँ। व्हाट्सएप पे तकरीबन 250 बंदा अभी तक आप जोड़ चुके हैं। तो क्या अलग अलग एरियाज़ में हम ग्रुप बना करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षक, जो आपने योद्धा बनाए हैं यहाँ पे 250, जो हर एरिया में एक ये त्यौहार की तरह मनाया जाए कि लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैंने यही बोला कि मेरी बेटी के बर्थडे पे 111 पौधे मेरी तरफ से हैं जो कि मैं लगवाऊंगा या लगाऊंगा अपने हाथ से। और मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा कि सुबह उठ के 7 बजे आऊँगा और पौधे लगाऊंगा। तो कुछ ऐसा बताइए कि इसको सेलिब्रेशन के वे में ले आएँ और आपके साथ लोग जुड़ें जिनकी आप ऑनलाइन भी हेल्प कर सकें अलग अलग एरियाज़, अलग अलग सिटी में। देखो, पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और आपने 111 पौधों का प्रण लिया है।
ये बहुत अच्छी मुहिम है जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हो, और आप इस तरीके से अगर आपके जैसे और कई लोग मिल जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर पाएंगे। केवल बर्थडेज पे ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी खुशी का मौका है, या हमारे बुजुर्ग की एनिवर्सरीज आती हैं, जो बुजुर्ग हमारे चले गए हैं उनकी याद में भी आप सालाना जिनको बोलते जिसको हम सालाना कहते हैं, उस पर भी हम लोग एक पौधा लगाएं ताकि हम लोग उनको आगे आने वाले टाइम में भी उनको अपने साथ में जीवित रख सकें। बिल्कुल, उनकी याद में हम वो पौधे लगा सकते हैं। तो हर मौके पर हमें पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बर्थडेज हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, जैसा भी आपके घर में कोई भी खुशी का मौका हो उस पर पौधा ज़रूर तो आप अपने ग्रुप का कुछ शेयर करिए ताकि लोग भी आपसे जुड़ सकें और लोग इस मुहिम को आगे कर सकें। और जहां तक आप नहीं पहुंच सकते वहां पर वो अपने एरिया का कोई ना कोई मेंबर को कुछ कोऑर्डिनेटर बना लें जो आपसे सीखे, या आप कुछ उसको सलाह दें, वो अपने एरिया को कवर अप कर सके। और पर्यावरण संरक्षक सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने तक जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। बिल्कुल, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9818682682। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा जो इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज है आप वहाँ पर भी हमारे साथ टच में आ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। आप अगर फरीदाबाद शहर से नहीं है, कहीं दूसरे शहर से हैं, तो हम वहाँ पर भी अपनी टीम्स को चाहते हैं कि हमारी टीम्स और ऐड हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांटेशन में या सफाई अभियान में हमारे साथ में जुड़ सकें और अपने देश को हम लोग बचा सकें। अपने आने वाली पीढ़ी को हम कम से कम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमने एक 8वीं लेयर जो अर्थ पे क्रिएट करी है, उस 8वीं लेयर को हम वापस से ख़त्म कर सकें। तो गाइस, ये थी व्यापार कारोबार टॉक्स में आज की बात पर्यावरण संरक्षक के योद्धा गौरव जी के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।